श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 9। उस सुनसान गली से निकलकर दोनों जने एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुए और गाड़ी की खुली खिड़कियों के भीतर से सड़क की धीमी पड़ रही भीड़ की ओर चुपचाप ताकते चले। बातचीत करने के अनुकूल किसी के मन की दशा न थी। उपेंद्र व्यथित चित्त से सोचने लगे, कल ही घर लौट जाऊंगा। अच्छा हो या बुरा, इस मामले में हाथ डालने की जरूरत नहीं। केवल लौटने के पहले इतना भर देख जाऊंगा कि हारान दादा की चिकित्सा ठीक तौर से हो रही है या नहीं। उसके बाद और कुछ नहीं। इधर 8 वर्ष से जो आदमी मन के बाहर पड़ा हुआ है, वह बाहर ही पड़ा रहे। मन ही मन इतना कहकर देह पर चढ़े हुए किसी दुष्ट कीड़े की तरह इस खींच पैदा करने वाली चिंता को जोर के साथ दूर फेंककर उपेंद्र गाड़ी के भीतर अपने आसन पर ही एक बार संभल कर बैठ गए। भीतर दृष्टिपात करते ही उन्होंने देखा, सतीश चितपुर रोड के किनारे एक दूसरे मंजिल के अंधकारपूर्ण बरामदे की ओर ताक रहा है। उपेंद्र ने सतीश को पुकारा, सतीश, एक चुरुट तो दे रे, बड़ी ठंड है। सतीश ने बाहर ताकते रहकर ही चुरुट और दिया सलाई निकालकर उपेंद्र के हाथ में दे दी। कुछ बोला नहीं। उपेंद्र ने चुरुट सुलगाकर बारंबार धुआं छोड़ते हुए सतीश को सुनाकर कहा, भीतर का अंधकार भी इसी प्रकार धुएं की तरह बाहर निकल जाए। सतीश ने कुछ नहीं कहा। घड़घड़ करती हुई किराए की गाड़ी परिचित अपरिचित सड़क, गली कूचे, घर मकान, दुकान बाजार नांगती हुई चली जा रही थी। चुरुट जल गई, उसका धुआं आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। तो भी दोनों जने चुपचाप राह के इधर उधर ताकते रहे। उपेंद्र ने अपने मन में सोचा, सतीश निश्चय ही मन कुछ आंदोलन कर रहा है और कुछ ना कुछ ठीक कर रहा है, नहीं तो वह इतनी देर तक चुप रहने वाला आदमी नहीं है। उसके सोचने विचारने का विषय क्या होगा, यह अनुमान करते ही उपेंद्र को आदि से अंत तक आज की सब बातों का स्मरण हो आया। भीतर ही भीतर वह कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कहा, आज कैसी बात हो गई। और जो हो गया वह चाहे जितना आकस्मिक, अतर्क्य और शोचनीय क्यों ना हो, सबका एक संगत कारण इससे पहले ही वे ठीक कर चुके थे। किंतु सतीश क्या देखकर उस असहाय अपरिचित नारी से झगड़ने के लिए कमर कसकर खड़ा हो गया, किसी तरह उनकी समझ में ना आ रहा था। घर की बहू अपने सिर पर सवार विपत्ति की आशंका से केवल आत्मरक्षा के लिए 2-1 कड़ी अप्रिय बातें कह सकती है। यह एक सीधी सी बात है। सतीश इसे नहीं समझ सकता, इस पर उपेंद्र विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सतीश गंवार मूर्ख है, किंतु निर्बोध नहीं है। माता सरस्वती ने सतीश को जिससे वंचित किया था, पंडित चाणक्य ने विशेष रूप से ही उसकी पूर्ति कर दी थी। उपेंद्र अगर यह बात न जानते होते तो सतीश के आज के व्यवहार से शायद उन्हें इतनी पीड़ा न होती। मौत के मुंह में पैर लटकाए हुए हारान बाबू के वसीयत करने के प्रस्ताव में एक विचित्रता, एक विशेषता होने के कारण ही उपेंद्र बाबू इतने थोड़े से समय में ही बहुत सी बातें सोच ले सके थे। बाल्यावस्था के मित्र की जीवन मृत देह के पास बैठकर उन्होंने सोचा था कि ये दोनों अनाथ स्त्रियां जब तक जिएंगी तब तक वह उनकी देखरेख और भरण पोषण करेंगे। किसी स्वास्थ्य परक तीर्थ में उनके लिए एक छोटा सा घर खरीद देंगे। उसके आसपास छाया वाले वृक्ष और लताएं होंगी। अच्छे और भले लोगों का पड़ोस होगा। वह शांतिदायक स्थान होगा। घर में पली हुई गऊ उसके बछड़ों की सेवा करके, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करके, पूजा पाठ और व्रत करके इन दोनों नारियों की जिंदगी के दिन शांति से बीत जाएंगे। उपेंद्र को कल्पना का यह चित्र बहुत सुंदर और मधुर लगा था। शायद इस कल्पित चित्र में एक और वृक्ष लताओं की आड़ में सब प्रयोजनीय सामग्रियों के पीछे अनजान में ही वे अपना स्थान भी अंकित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच किरणमयी के कुत्सित अभियोग ने और संदेह से एक शुभ गर्म श्वास ने बवंडर की तरह उठकर उस चित्र को ऐसे मिटा दिया कि उसका चिन्ह तक नहीं रहा। उपेंद्र से और चुप नहीं रहा गया। उन्होंने सतीश को पुकारा, कहा, सतीश, तू क्या सोच रहा है रे। सतीश ने बाहर से दृष्टि हटाकर उपेंद्र की ओर देखकर कहा, जानते हो उपेंद्र दादा क्या सोच रहा हूँ? बचपन में मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, उसी की बातें सोच रहा हूँ। उपेंद्र ने पूछा, कौन सा उपन्यास? सतीश ने कहा, नाम तो याद नहीं रहा, ग्रंथकार का नाम भी भूल गया हूँ। बहुत बड़े लेखक थे, किंतु कहानी स्पष्ट याद है, ऐसी सुंदर थी। उपेंद्र उत्सुक होकर उसकी ओर ताकते रहे। सतीश ने उल्हने के स्वर में कहा, तुम तो उपेंद्र दादा सदा अंग्रेजी की ही किताबें पढ़ते हो। इतनी अवस्था तुमने अंग्रेजी की ही सेवा में बिता दी।
कभी अपनी मातृभाषा बंगला की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। किंतु मैं कहता हूँ, हमारे देश की भाषा में ऐसी ऐसी अच्छी किताबें हैं कि एक बार पढ़ लेने से अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतना कहकर एक लंबी सांस छोड़कर सतीश चुप हो गया। उपेंद्र ने कुछ खींच कर कहा, पहले उस उपन्यास की कहानी तो सुनूं, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना ज्ञान प्राप्त होता है। सतीश हंसा, बोला, वादा करो नाराज ना होगे। उपेंद्र ने कहा, नाराज ना होऊंगा, तू कहे। सतीश ने कहा, बड़ी सुंदर कहानी है। एक बड़े जमींदार नाव पर यात्रा कर रहे थे। एक दिन संध्या के समय एकाएक बादल घिर आए। बड़े जोर की आंधी के साथ घोर वर्षा होने लगी। जमींदार आंधी वर्षा के प्रकोप से डरकर नाव के किनारे पर उतर पड़े। सामने ही एक बड़ा सा मकान दिख पड़ा, जो कि बहुत जीर्ण और टूटा फूटा था। वर्षा से बचने के लिए जमींदार साहब उसी मकान में घुस पड़े। उन्होंने देखा घर में अंधेरा छाया हुआ है, कहीं कोई रोशनी या आदमी नहीं है। नीचे के सब कोठों में घूमकर अंत में वह ऊपर के खंड में पहुंचे। वहां उन्हें एक कोठरी में टिमटिमाता हुआ एक दीपक जलता दिख पड़ा। दीपक के प्रकाश में जमींदार ने देखा, एक फटे पुराने बिछौने पर एक आदमी पड़ा है, जिसके जीवन का दीप बुझने ही वाला है। पास ही उसकी कमल नयनी रूपवती स्त्री रोती हुई पृथ्वी पर लौट रही है। उस रात को उसने कोई भयंकर सपना देखा था। अच्छा उपेंद्र दादा, तुम सपने पर विश्वास करते हो? उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, नहीं। इसके बाद क्या हुआ? सतीश ने कहा, इसके बाद उसी रात को वह आदमी मर गया। जमींदार साहब उस कमल नयनी विधवा को घर ले आए और जबरदस्ती उससे ब्याह कर लिया। चारों ओर लोग छी छी करने लगे और इसी दुख से उनकी पहली स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। बार बार कमल नयनी का उल्लेख करने से उपेंद्र ने समझ लिया कि सतीश बंकिम बाबू के उपन्यास विष वृक्ष की कीचड़ बाहर निकाल रहा है। सतीश की इस स्मरण शक्ति का परिचय पाकर और समय शायद उपेंद्र खूब हंसते, लेकिन इस समय उन्हें हंसी नहीं आई। इस उल्टे सुल्टे अस्त व्यस्त कथानक के भीतर से एक कुत्सित सत्य बहुत तीक्ष्ण बाण की तरह वेग से आकर उपेंद्र के हृदय के भीतर गड़ गया। यह तो सतीश की याददाश्त नहीं, उसके मन की आशंका है। वह आशंका क्या है और विष वृक्ष के डाल पत्ते तोड़कर उसे किस आधार पर अपने सांचे में ढाला गया है, यह सोचकर उपेंद्र घोर लज्जा से संकुचित हो उठे। सतीश ने अंधकार में देख नहीं पाया कि क्षण भर के लिए उपेंद्र का चेहरा जर्द पड़ गया है। इसी से उसने चोट पर चोट देकर व्यथा के ऊपर व्यथा पहुंचाते हुए फिर कहा, नहर खोदकर मगर ना लाओ उपेंद्र दादा। उपेंद्र इसका कुछ जवाब न दे सके। बहुत देर तक चुप बैठे रहने के बाद धीरे धीरे बोले, बंगला उपन्यास की बात जाने दो, तुम मुझे क्या उपदेश देना चाहते हो, सुनूं? सतीश ने हंसकर कहा, यह देखो उपेंद्र दादा, तुम नाराज हो गए। मैं तुमको उपदेश नहीं दे सकता, किंतु पैर पकड़कर अनुरोध कर सकता हूँ। अब वहां तुम्हारे फिर जाने की जरूरत नहीं है। वे लोग भले आदमी नहीं हैं। उपेंद्र ने पूछा, वे लोग कौन कौन? सतीश बोला, खफा ना होइए उपेंद्र दादा, यह बहुवचन का प्रयोग तो भद्र समाज का शिष्टाचार मात्र है। मैंने हरान बाबू के बारे में नहीं कहा, वह तो अब भले बुरे के विचार से परे हैं। उनकी माँ को मैंने देखा भी नहीं। मैंने तीसरे ही आदमी के बारे में कहा है। उपेंद्र ने पूछा, तीसरे आदमी का अपराध क्या है? देखो सतीश, तुम्हारे पिता अगर और किसी आदमी को अपना सर्वस्व दे डालने का विचार करें तो शायद तुम बहुत प्रसन्न होगे, क्यों? सतीश बोला, ना, आशीर्वाद दो उपेंद्र दादा कि पिताजी को वैसा विचार करने की जरूरत ना हो। यह मैं जानता हूँ कि वह मुझे अपना अच्छा लड़का नहीं समझते और मुझसे खुश भी नहीं है। मैं उनका बुरा लड़का हूँ, कपूत हूँ, लेकिन यह कपूत उनके मरने के समय साज श्रृंगार करके माथे में बिंदी लगाकर नहीं घूमेगा। आज मेरी वाचालता को क्षमा करो उपेंद्र दादा। अगर जरा भी तुम्हारी आंखें खुली होती तो तुम देख पाते, हारान बाबू का यह संकोच केवल एक सामयिक कल्पना नहीं है, बल्कि बहुत दिनों तक सोचने विचारने का फल है। उपेंद्र बाबू ने कुछ नहीं कहा। वह मन में सोचने लगे कि कहां पर, किस अवसर पर हारान बाबू का संकोच प्रकट हुआ था। सतीश ने फिर कहा, तुम यह ना समझो उपेंद्र दादा कि हारान बाबू तुमको सारा भार सौंपने के समय अपनी स्त्री की बात भूल ही गए थे अथवा लज्जा के मारे कह नहीं पा रहे थे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम खुद उनकी पत्नी का उल्लेख ना करते तो वह अपनी इच्छा से कोई बात ही ना कहते। उपेंद्र मन ही मन खींच रहे थे, फिर भी अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, किंतु पराई स्त्री के संबंध में यह सब संदेह और कुत्सित आलोचना उनके लिए अब असह्य हो उठी।
वह कठोर स्वर में कह उठे, सतीश, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने अधम हो गए हो। सोचता हूँ तुम किसी भले आदमी से आलाप परिचय कराने के योग्य नहीं। सतीश हंस दिया, बोला, अधम क्यों हूँ? बुरे को बुरा कहता हूँ इसलिए? उपेंद्र ने कहा, वह भली हो या बुरी, तुम्हें बुरा कहने का क्या अधिकार है? सतीश ने कहा, अधिकार क्या होता है? यह तो अंग्रेजी बात है। बंगला में इसके कुछ माने नहीं होते। हमारे समाज में इतना सूक्ष्म विचार नहीं चलता। बहुत लोग जेल के कैदी को भी चोर कहने में आपत्ति करते हैं, लेकिन साधारण 4 आदमी तो इस निषेध या आपत्ति को मानकर नहीं चल सकते। उपेंद्र ने कहा, यह बात और है। चोरी प्रमाणित होने के बाद चोर को लोग चोर कहते हैं और वह जेल जाता है, लेकिन इनके बुरे होने का तुमने क्या प्रमाण पाया है? सतीश ने कहा, प्रमाण न होने पर भी अनेक लोग जेल जाते हैं। यह जज साहब के हाथ में है। हम लोग जो समझ नहीं पाते वह जज लोग समझ लेते हैं। और कभी कभी किसी मामले में ऐसा भी होता है कि हम तुम जिस चीज को पानी की तरह साफ देख पाते हैं, वही जज साहब को कभी कभी पहाड़ पर्वत हो जाती है। आज तुम्हारे संबंध में भी यह बात लागू होती है। यह ना समझो कि मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ। इतना बड़ा संसार आंखों के आगे देखकर भी अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण ढूंढे नहीं मिलता। मैं जानता हूँ तुम नाराज होगे, क्योंकि तुम सदा भले आदमियों से मिले हो। अच्छाई ही तुमने देखी है। आप भले हो और सबको भला ही समझते हो। लेकिन अगर तुम मेरी तरह भले और बुरे दोनों से मिलते, दोनों का साथ करके पक्के हो जाते, तो फिर इतना कहने की जरूरत ही ना होती। तुम आप ही बहुत सी बातें देख पाते। क्षण भर चुप रहकर उपेंद्र ने कहा, सब बातें देखने अथवा देख पाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, किंतु यह ठीक है कि पक्का बनने के लिए मैं तेरी तरह अधम भी नहीं बन सकूंगा। अब यह प्रसंग बंद कर भाई, गाड़ी फाटक के भीतर दाखिल हो रही है। हाँ, एक बात मेरी याद रखना सतीश, इस कच्चेपन का मूल्य क्या है यह तू तभी समझेगा जब और भी पक्का हो जाएगा। दूसरे दिन उपेंद्र को सोकर उठने में दिन चढ़ आया। सूर्य को निकले बहुत देर हुई। यह खिड़की की फांक से धूप की ओर देखते ही मालूम हो गया। उपेंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठे। घर में सतीश न था, वह कहीं गया था। बाहर बैरा खड़ा था। उसने आकर खबर दी, सतीश बाबू सामने के बाग में कुश्ती कर रहे हैं। नीचे कमरे में चाय आ गई है। वहां साहब वगैरह प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपेंद्र तुरंत तैयार होकर नीचे उतरे। ज्योतिष हाथ पकड़कर उन्हें चाय के टेबल पर ले गए। वहां ज्योतिष की बहन सरोजिनी अपेक्षा कर रही थी। वह हाथ का अखबार फेंककर हास्य प्रसन्न मुख से बोली, कल रात के 10 बजे तक हम लोग आपकी राह देखते बैठे रहे। अंत में मंझले दादा ने कहा कि कोई निर्दय मित्र राह से ही गिरफ्तार कर ले गया है और आप लोग शायद रात को लौट नहीं सकेंगे। आप कल कितनी रात गए लौटे थे उपेंद्र बाबू? उपेंद्र ने हंसकर कहा, 11 बजे। एक विशेष काम में फंस गया था जिससे आप सब लोगों को क्लेश पहुंचा। ज्योतिष ने कहा, सो तो हम समझते हैं। हमने यह थोड़े ही समझा कि तुम लोग बेकार राह में चक्कर काटते रहे। सतीश बाबू कहाँ गए हैं बैरा? बैरा ने हाजिर होकर निवेदन किया कि सतीश बाबू बाग में कुश्ती कर रहे हैं और उन्हें खबर कर दी गई है। बैरा के चले जाने पर ज्योतिष ने उपेंद्र की ओर देखकर कहा, कुश्ती कैसी जी? और भी कोई है क्या जिससे कुश्ती लड़ रहे हैं? उपेंद्र ने कहा, मैं तो नहीं जानता। जान पड़ता है बैरा ने कुश्ती गलत कहा है। सतीश को बचपन से कसरत करने का अभ्यास है, वही शायद कर रहा होगा। सरोजिनी कल दोपहर को म्यूजियम देखने गई थी। संध्या के बाद घर लौटने पर सुना कि उपेंद्र बाबू और उनके मित्र आए हैं, लेकिन ये लोग उस समय पाथुरिया घाट चले गए थे। सरोजिनी ने पूछा, ये सतीश बाबू कौन है उपेंद्र बाबू? मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं। उपेंद्र ने कहा, कल जिस समय हम लोग आए थे उस समय आप घर में नहीं थी। सतीश मेरा बाल्य बंधु है, मगर वह अवस्था में मुझसे बहुत छोटा है। यह लो, सतीश आ गया। सतीश ने कमरे में प्रवेश किया। कैसी सुंदर, बलिष्ठ, सुडौल देह थी। माथे पर उस समय भी पसीने की बूंदें झलक रही थी। सुश्री गोरे चेहरे पर सुर्खी आ जाने से वह और भी सुंदर दिखाई दे रहा था। सरोजिनी ने पल भर उसकी ओर देखकर आंखें झुका ली। ज्योतिष ने कहा, बैरा कहता था आप कुश्ती लड़ रहे हैं। आप कुश्ती लड़ें या कसरत करें, चाहे जो करें, आपकी देह को देखकर ईर्ष्या होती है। जान पड़ता है मुझ जैसे 4-5 आदमी भी आपसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकते। सतीश ने जरा हंसकर कहा, बिना परीक्षा के इतना बड़ा सर्टिफिकेट मत दीजिए। इसके सिवा केवल शरीर के जोर से क्या होगा, और कोई जोर तो है नहीं। सतीश के इस कथन के अंतिम वाक्य में दुख का आभास ध्वनित हुआ। सरोजिनी ने प्यालियों में चाय ढालते ढालते अपने मन में यह अनुमान किया कि शायद सतीश बाबू के घर की दशा अच्छी नहीं है।
ज्योतिष पहले ही उपेंद्र बाबू से सब कुछ सुन चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। इतने में चाय की प्यालियां भर गई। सतीश उधर कुछ भी ध्यान न देकर दीवार में लगे हुए एक चित्र की ओर एकटक देखता रहा। ज्योतिष ने कहा, आइए सतीश बाबू, चाय तैयार है। सतीश ने वहां से हटकर जरा हंसकर कहा, आप लोग शुरू कर दीजिए, मैं स्नान किए बिना कुछ खाता पीता नहीं। ज्योतिष ने कहा, खूब, मैं तो यह जानता न था। अच्छा तो आप जाइए, नहा धो आइए, देर ना कीजिए। बहरा, सतीश ने कहा, ना ना, आप प्रतीक्षा ना करें, स्नान तो मेरा यथा समय ही होगा। इसके सिवा इतने सवेरे खाने का मुझे अभ्यास नहीं है। दोपहर को मैं साधारण लोगों से कुछ अधिक भोजन करता हूँ। बेवक्त चाय वगैरह बेकार चीजों का सेवन करके उसमें बाधा डालना मैं पसंद नहीं करता। इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं हारमोनियम खोलकर दो एक भजन गाऊं। आप लोगों के दोनों काम साथ साथ चलें। गाने के प्रस्ताव से सरोजिनी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। सिर उठाकर अचानक कह उठी, यही ठीक है। किंतु यह कह डालने के बाद ही अप्रतिभ होकर सिर नीचा कर लिया। यह बात उसे स्वयं भी बेतुकी लगी। ज्योतिष ने हंसकर कहा, मेरी बहन गाना मिल जाए तो फिर और कुछ नहीं चाहती। ना ना सतीश बाबू, आप। उपेंद्र अब तक चुपचाप मन ही मन नाराज हो रहे थे। वह बोल उठे, ना ना क्या, यह स्नान किए बिना खाता पीता नहीं, बहुत सवेरे भी नहीं खाता। हम लोग उसकी खुशामद बराबर करते रहे और इधर प्यालियों की चाय ठंडी हो जाए, यह भी कोई बात है। ले सतीश, तुझे जो भजन वजन गाना हो गा ले, मुझे और भी काम है। यह कहकर उपेंद्र ने अपनी चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगा ली। ज्योतिष मन में बहुत आराम पाकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सतीश दूर की एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसका गाने का उत्साह जाता रहा। सरोजनी उदास होकर सिर झुकाए चम्मच से चाय चलाने लगी। उपेंद्र ने चाय पीते पीते कहा, इसे साथ लेकर कहीं भी चैन नहीं मिलती। इसका स्वभाव ऐसा दुनिया से निराला है कि एक ना एक कोई झगड़ा खड़ा कर ही देगा यह। मैं तो इसे ही सौभाग्य की बात समझता हूँ कि इतने सवेरे के समय गाने का प्रस्ताव करने के बदले शहनाई बजाने का प्रस्ताव नहीं किया। इस बात में सत्य का रत्ती भर भी आभास था, यह कोई अनुमान नहीं कर सका। सब इसे कोरी दिल्लगी ही समझकर हंसने लगे। इस बीच चाय पानी चलता रहा। उधर सतीश से चुपचाप बैठे नहीं रहा गया। वह घूम घूम कर कमरे में लगे चित्रों को देखने लगा। संध्या के बाद सरोजनी ने उपेंद्र से कहा, सवेरे आपने गाना नहीं सुनने दिया, यह आपका भारी अन्याय है। उपेंद्र ने कहा, अच्छा, इस वक्त उसकी कसर निकाल ली जाएगी, सतीश को आने दो। ज्योतिष ने कहा, सचमुच उपेन, ऐसी ठंड पड़ रही है कि घर से निकलने को जी नहीं चाहता। जरा गाना बजाना हो जाता तो बुरा ना होता। लेकिन सतीश बाबू कहाँ हैं? डॉक्टरी करने तो नहीं गए? उपेंद्र ने कहा, हो भी सकता है, जान पड़ता है मेल मुलाकाती मित्रों से मिलने गया है। सरोजनी ने विस्मित होकर प्रश्न किया, सतीश बाबू क्या डॉक्टर हैं? उपेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ। ज्योतिष ने कहा, नहीं जी उपेंद्र, केवल स्कूल में पढ़ने से कुछ ना होगा। किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ अगर कुछ दिन घूमे फिरें तभी कुछ सीख सकेंगे। नहीं तो वह जो कहा जाता है कि शत मारी सहस्त्र मारी, सैकड़ों हजारों को मारने वाले वैसे ही डॉक्टर होंगे, केवल रोगियों को मारते ही फिरेंगे। मैं एक अच्छे डॉक्टर के साथ उनको लगा दे सकता हूँ, लेकिन उससे उनकी कैसी पटेगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम जैसा सर्टिफिकेट दे रहे हो, उपेंद्र ने कहा, आदमी कोई अच्छा होगा तो उससे सतीश की जरूर पट जाएगी, अन्यथा खून खराबी की नौबत तक आ सकती है। सरोजनी विस्मय से उपेंद्र की ओर ताकने लगी। ज्योतिष ने कहा, तो और भी अच्छा है। उपेंद्र ने कहा, अच्छा ही है। जो आदमी सतीश को पहचान सकेगा, उसके सब गुण और दोष समझकर मन पर अधिकार कर सकेगा, वह एक बहुत बड़ी चीज पावेगा। किंतु सतीश के मन को पाना ही कठिन है। वह जटिल या दुर्बोध नहीं है, बल्कि बहुत सीधा और स्पष्ट है। मुझे जान पड़ता है, इतना स्पष्ट होने के कारण ही लोग उसे गलत समझ बैठते हैं। मतभेद होने पर हम लोग जहां भद्रता की दुहाई देते हैं और शिष्ट भाव से मतभेद के कारण मन भारी करके चले आते हैं, वहां वह हाथापाई करके उसका फैसला कराता है। मन भारी करके चुप रह जाना उसने सीखा ही नहीं। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि उसके मन में कुछ और हो और मुंह से कुछ और कहे। इसी कारण मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। ज्योतिष हंसने लगे, बोले, इसी से तुम उसे लेकर सर्वसाधारण के बीच चलना फिरना कठिन बता रहे थे। उस समय उपेंद्र का मन ज्योतिष की ओर नहीं था। इसी से ज्योतिष की बातें कानों में पड़ने पर भी उपेंद्र के हृदय तक नहीं पहुंची। बाल्य बंधु सतीश के विरुद्ध
कल रात का अपना व्यवहार और रूढ़ भाषा उनको भीतर ही भीतर क्लेश दे रही थी। इसी कारण बातों के सिलसिले में उनका मन गत दिन के अत्यंत एकांत प्रदेश में पहुंच गया था। किशोर दिनों के छोटे बड़े लड़ाई झगड़ों में, भिन्न भिन्न मोहल्लों के छोटे बड़े और हमजोली के लड़कों के साथ हाथापाई, मारपीट तथा और भी अनेक आपत्ति विपत्तियों में सब जगह सतीश ने अपनी भारी भरकम देह और भारी बल से उपेंद्र का साथ दिया है। उन सब याद तथा भूली बिसरी बातों के बीच आकर उपेंद्र का हृदय अत्यंत अनुतप्त हो उठा, और जब ज्योतिष के प्रश्न के उत्तर में उपेंद्र ने कहा कि हाँ, इसी कारण, ठीक इसी कारण मैं सतीश को सदा से इतना प्यार करता हूँ, तब ज्योतिष और सरोजनी दोनों विस्मित दृष्टि से उनका मुंह ताकने लगे। उपेंद्र की इन असंबद्ध बातों का ठीक अर्थ दोनों में से किसी को समझ में नहीं आया, किंतु दूसरा प्रश्न करने का भी मौका नहीं रहा। चुपचाप पर्दा उठाकर सतीश ने भीतर प्रवेश किया। उसे पहले सरोजनी ने देख पाया। वही आनंद व्यंजक कलरव के साथ सतीश का स्वागत कर उठी। खूब हुआ, सतीश बाबू आ गए। सतीश ने चुपचाप सबकी ओर एक बार दृष्टिपात करके हंसते हुए चेहरे से कहा, जान पड़ता है मेरी ही चर्चा हो रही थी। उपेंद्र दादा मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक ना रखेंगे। इतना कहकर थोड़ी दूर पर सतीश एक कोच पर बैठने लगा। उपेंद्र ने उंगली से हारमोनियम की ओर इशारा करके कहा, एकदम वहां जाकर बैठो। सरोजनी देवी मुझे दोष दे रही थी कि केवल मेरे ही कारण आज सवेरे गाना नहीं हो सका। सतीश ने हारमोनियम के पास वाले आसन पर बैठकर कहा, इस समय तो गाना हो नहीं सकेगा, यह तो शहनाई बजाने का समय है उपेंद्र दादा। उस रात को कुछ अधिक रात बीतने पर बैठक समाप्त होने पर बिछौने पर लेटकर सरोजनी ने एक लंबी सांस छोड़कर मन ही मन कहा, वह अगर मेरे कोई आत्मीय होते तो उन्हीं से सीखती। सरोजनी को संगीत की शिक्षा देने के लिए युक्त प्रांत का एक उस्ताद नौकर था। उसी की जगह सतीश की कल्पना करने के लिए सरोजनी तरह तरह के उपाय सोचती हुई सो गई।